हेलो दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके पास पुनः उपस्थित हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हम बात करेंगे। देखेंगे कि उसका गठन कब हुआ, प्रावधान क्या है, स्वतंत्रता तथा कार्य कौन कौन से यूपीएससी के द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों, इसके साथ थोड़ा सा हम हिस्ट्री भी देखेंगे कि आखिर ये कब इसकी स्थापना हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। स्वास्थ्य के चलते एक हफ्ते का विलम्ब हुआ, उसके लिए खेद है और आप लोग वीडियो को वेट कर रहे थे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सॉरी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, जो यूपीएससी है उसकी स्थापना जो भारत शासन अधिनियम था 1919 का। जी हाँ दोस्तों, जिसे चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी मोंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मैंने 1919 अधिनियम था 1935 अधिनियम पर विशेष तौर पर एक वीडियो बनाया है, आप जाके वहाँ उसको विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों यूपीएससी की। तो यूपीएससी की जो स्थापना है, जो भारत शासन अधिनियम या मोंटेगो चेम्सफोर्ड के द्वारा जो सुधार आए थे 1919, उसी के तहत 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ताकि योग्य नौकरशाहों की नियुक्ति की जा सके। दोस्तों, हमारे यहाँ बहुत सारी जो है यूपीएससी पे यूपीएससी द्वारा एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। तो दोस्तों, एक वही इंस्टीट्यूशन है जो इन सारे एग्ज़ामों को मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, लेती है। तो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अक्सर ये हिस्ट्री में पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो आपको याद रखना होगा कि 1919 अधिनियम के तहत 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अब भारत शासन अधिनियम जो 1935 में आया, तो उसके मुताबिक न केवल संघ लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतों में, जिसे हम बोलते हैं स्टेट स्टेट पीसीएस, तो प्रांत लोक सेवा आयोग व संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया। ठीक है, इसके अलावा एक कंसेप्ट और भी है कि दो या दो से अधिक राज्यों के भी जो है आयोग का गठन किया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, जब हम प्रांत लोक सेवा यानी जो स्टेट में जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसमें जो है हम इसके बारे में संयुक्त लोक सेवा आयोग के बारे में जो है उसी में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे कि ये 1919 अधिनियम के तहत 1926 में इसका जो है गठन किया गया था। इसके पहले जो है, अगर हम इनके पहले उनकी बात करें जो अध्यक्ष की, तो इसके पहले अध्यक्ष हैं सर रोस बारकर। ये हैं 1926 से 1932 तक जो है इसके अध्यक्ष रहे। इसके बाद री एच के कृपलानी जी 1 अप्रैल 1947 से 13 जनवरी तक जो है ये 1949 तक, यहाँ 49 नहीं आया है, 1949 तक जो है वो अध्यक्ष रहे। यानी स्वतंत्रता के बाद जो है पहले जो अध्यक्ष थे वो कृपलानी जी थे, री एच के कृपलानी जी थे। अब जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। दोस्तों, ये छोटा सा जो है इतिहास था संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। अब हम इसको और भी डिटेल से देखते हैं। सॉरी। तो चलिए देखते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग है क्या। तो संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है। कुछ मैं इनमें जो कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे, ऐसे शब्द होंगे जिस पे मैं आपको उस पर वेटेज दूंगा, यानी उसको जो है मैं उस पर ज़्यादा अंडरलाइन करूंगा, तो आप उसको समझेंगे, क्योंकि यही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी संस्था संवैधानिक है, कौन सी संविधिक है। एक एक शब्द होता है संवैधानिक, एक सांविधिक। ठीक है, दोनों में अंतर है। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है या निकाय है। अब इसके पहले जो है हमने बात की थी चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है या संस्था है। उसी प्रकार लोक सेवा आयोग भी एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक निकाय है या संस्था है, जो कि भारत का केंद्रीय भर्ती संस्था है। ठीक है, जो भारत की जो है केंद्रीय जो भर्ती निकलती हैं या उसमें केंद्र की जो जॉब्स होती हैं प्रमुख प्रमुख, उनकी जो है ये भर्ती कराता है, यही संघ लोक सेवा आयोग है। ठीक है, अब क्योंकि ये संविधानिक क्यों है, क्योंकि दोस्तों जो संविधान में जिसका वर्णन है वो संविधानिक है, यानी जो संविधान में उसका वर्णन है। जैसे अगर हम बात करें जो संविधानिक जो शब्द यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब होता है जो जिसका संविधान में वर्णन होता है वो संवैधानिक कहलाता है। तो दोस्तों,
संघ लोक सेवा एक संवैधानिक निकाय है। अब जो है ये कहाँ कहाँ वर्णित है दोस्तों, तो ये संविधान के भाग 14 में और अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक, ठीक है। भाग संविधान के भाग 14 तथा अनुच्छेद 315 से 323 तक आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियां व कार्य, नियुक्ति व उनके हटाए जाने का ये पूरा प्रावधान इन्हीं अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है, ठीक है। इन्हीं अनुच्छेदों में इनका जो है वर्णन है। कहाँ से? 315 से लेकर 314 तक। अब हम एक एक शॉर्ट में एक एक अनुच्छेद जो है 315 से लेकर 23 तक देख लेते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या है, ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसको आप ध्यान देंगे। 315 में जो कहा गया है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, ये जो हम पढ़ रहे हैं 315 से लेकर 323 तक अनुच्छेद, ये राज्यों के लिए भी यही प्रावधान है और केंद्रों के लिए भी यही प्रावधान है, ठीक है। इसमें अलग से कोई राज्यों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है, जो होगा हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं 315 जो आर्टिकल है वो संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। इसको किस में बताया गया है? 315 अनुच्छेद में बताया गया है। अगर अब प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 315 संबंधित है चुनाव आयोग से, संघ लोक सेवा एवं राज्यों के लोक सेवा आयोग से, या उच्च न्यायालय से, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात की जा रही है। इसके बाद जो 316 है, इसमें क्या है? सदस्यों की नियुक्ति एवं पदविधि, यानी जो यूपीएससी के या स्टेट पीएससी के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति और उनकी पदावधि कितनी होगी, इसके बारे में 316 में बताया गया है। 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित करना, ठीक है। तो 317 में क्या है? लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाना या निलंबित कर देना, ठीक है। उसका प्रावधान किस में है? 317 में है। तो 315 में आयोग के बारे में बताया गया है, 316 में सदस्यों की नियुक्ति पदावधि है, और 17 में है उनको हटाए जाना या निलंबन करना के प्रावधान है। इसके बाद 318 में क्या कहा गया है कि आयोग सदस्यों और कर्मचारी की सेवा शर्तें, ठीक है, नियम बनाने की जो शक्ति, जो उनके कर्मचारी हैं उनके नियम बनाने की शक्ति है। इसका 319 में क्या है? 319 में कहता है आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने की प्रतिषेध, यानी कहने का मतलब ये है कि आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य जो नहीं है उनके बारे में उपबंध किसमें है? 319 में। 320 में क्या है कि आयोग के, लोक सेवा आयोग के कार्य, कृत यानी कार्य होता है ना, तो कार्यों का वर्णन अगर प्रश्न पूछा जाए कि अनुच्छेद 300 किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है, 315, 316, 318 या 320, तो 320 में लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों यानी कृत्य का वर्णन किया गया है। 321 की हम बात करें तो लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति जो है, यानी जो काम है उनके, उनको और फैलाना और बढ़ाने की शक्ति किसमें है? 321 में है। इसके बाद 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय, ठीक है, और 23 में है उनको प्रतिवेदन, जो प्रतिवेदन वार्षिक प्रतिवेदन होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये किसमें है? 323 में। तो दोस्तों 320, 323, 315, 16 और 17, ये तीनों बहुत, ये पाँचों 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको एक बार आप देख लीजिएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं संरचना की, यानी संघ लोक सेवा आयोग जो है पूरा कैसे बनता कैसे है, कितने सदस्य होते हैं। तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है तथा कुछ सदस्य होते हैं, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है तथा कुछ सदस्य होते हैं। क्योंकि सदस्यों का जो है वर्णन संविधान में कहीं नहीं किया गया है, लेकिन अमूमन जैसे अभी हम बात करें तो अभी 10 सदस्य इसमें मौजूद हैं, यानी 10 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष, कुल मिला के 11 लोग इसमें होते हैं। अभी हमने बात की प्रदीप जो जोशी थे सॉरी, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो अगर हम संरचना की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है? एक अध्यक्ष तथा कुछ सदस्य होते हैं, संविधान में इनका वर्णन नहीं है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो आयोगों में अभी वर्तमान में 10 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष है, ठीक है। राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करता है। जो आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की जो सेवा शर्तें हैं कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और राष्ट्रपति कैसे करता होगा? तो दोस्तों राष्ट्रपति स्वयं अपना काम तो करते नहीं हैं, वो कैबिनेट की सहायता से अपना काम करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली किसके माध्यम से हुआ? सरकार के। पर यहाँ क्योंकि सारे काम, भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है, सारे काम कैसे होते हैं? यहाँ पे जो सर्वे सर्वा है वो राष्ट्रपति के नाम से सारे काम भारत में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें जो है, जो भी सेवा में शर्तें होंगी वो सारे निर्धारित राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है।
नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। बहुत सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, और मेंस में भी लिखने को आएगा, मेंस में भी यही लिखने को आएगा। मैं आपको आगे बताता हूँ कि अभी इसमें से प्रश्न किस तरह से पूछा गया था, उस पर जो है हम बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कार्यकाल, यानी उनका जो पदावधि होती है कार्य की। जैसे कि मान लीजिए किसी भी कर्मचारी की कितने साल तक वो काम कर सकता है, ठीक है, 60 साल, 62 साल। उसी प्रकार जो है इनके जो अध्यक्ष जो सदस्य हैं ये कितने साल तक काम करेंगे। तो जो यूपीएससी है, क्योंकि यूपीएससी और जो है स्टेट पीएससी, जो राज्य लोक सेवा आयोग, इनके जो सदस्यों अध्यक्षों के जो कार्यकाल हैं इन सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्योंकि बात कर रहे हैं यूपीएससी की, तो ये संघ लोक सेवा आयोग की, तो उसमें हम देखते हैं कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक रहता है। ठीक है, मान लीजिए कोई सदस्य है जिसकी जो आयु है वो 64 वर्ष है और उसको अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, तो वो 6 वर्ष पूरी नहीं कर पाएगा, बल्कि वो जैसे ही 65 में होगा तैसे रिटायर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत पहले इस अपॉइंट कर देते हैं और 6 साल आते आते जो है वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात, इसके पहले भी हमने चुनाव आयोग में बात की थी और यूपीएससी में भी, दोनों सेम है। 6 वर्ष की आयु या 65 वर्ष का कार्यकाल, सॉरी, 6 वर्ष की जो है कार्यकाल और 65 वर्ष की आयु। ठीक है, जो भी इसमें से पहले पूरी हो जाएगी तभी तक वो अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है, तो इनका कार्यकाल याद रखिएगा, अक्सर प्रश्न कार्यकाल से भी पूछे ही जाते हैं। दूसरा दूसरा पॉइंट है, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पहले भी राष्ट्रपति। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया। अब ये कैसे, आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति को पहले भी अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। कार्यकाल तो उनका 6 वर्ष की जो है अवधि है या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगा तो रिटायर होंगे ही होंगे। लेकिन इसके पहले अगर उनको लगता है कि मुझे रिटायर होना है या मुझे आगे ये सर्विस जॉब नहीं करनी है, तो राष्ट्रपति को संबोधित करके जो है त्यागपत्र दे सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाए भी जाते हैं और नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, कार्यकाल 6 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष की अवधि। ठीक है, ये चीज़ें जो मेन की पॉइंट, संवैधानिक संस्था, ये सब चीज़ें मेन की पॉइंट्स हैं, यहीं से प्रश्न निकलते हैं। इसके बाद अगला हम बात करते हैं आयोग के, और जो हम एक चीज़ और, जब हम मेंस लिखते हैं तो जो सारे फैक्ट्स होते हैं, इन सारे फैक्ट्स को हमें जोड़ना होता है और जोड़ के ही लिखना होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको याद है तो वहाँ पर आप आसानी से लिख पाएंगे। तो इसलिए जो है क्रम वाइज आप इसको देखते चले। पहले हमने इतिहास की बात की थी, फिर हमने बात की इसकी संरचना की बात, इसके अनुच्छेद में कहाँ वर्णन है संविधान में, फिर संरचना की बात की। अब हम बात कर रहे हैं इनका कार्यकाल। ठीक, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो अब ये अगला एक अलग टॉपिक आया है, इसका निष्कासन, यानी इनको कैसे हटाया जाता है। अगर ये तो अपने आप त्यागपत्र दे दिए तो हट जाएंगे, जिसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको जबरदस्ती भी हटाया जा सकता है। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ भारत के संविधान में, हर, क्योंकि ये भारत का जो संविधान है तो वो विश्व के संविधान को अध्ययन करके और फिर जो है उसमें जो है जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जो भारत को, जो संविधान निर्माता थे भीमराव अंबेडकर और जो और सदस्य थे, उन्होंने जो अच्छी अच्छी चीज़ थे उसको समाहित किया है भारतीय संविधान में। तो उसी प्रकार जो है जो आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हैं उनको अगर कोई ऐसी चीज़ें कृत्य करते हैं जो संविधान में या उनके के अनुरूप नहीं है, तो उनको हटाने का भी प्रावधान है। तो जिसमें क्या है कि राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकते हैं। अब कौन कौन सी परिस्थिति है, तो पहली है अगर वो दिवालिया घोषित हो गया हो। ठीक है, इसके बाद दूसरी क्या है, दूसरी है कि वो लाभ के पद पे, यानी एक प्रकार के अगर यूपीएससी के अध्यक्ष भी बने हुए हैं और कोई दूसरी भी नौकरी, वेतन वाली नौकरी कर रहे हैं, तो ये भी ये लाभ का पद हुआ, इसके द्वारा भी उन्हें हटाया जा सकता है। और तीसरी कंडीशन क्या है, यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि वो मानसिक या शारीरिक रूप से इस पद को, जो पद में है उसमें कार्य करने के में सक्षम नहीं है, यानी असक्षम है, योग्य नहीं है, तो भी इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, ये तीन हो गए, ये तो सिंपल थे। जो मैन है इसमें जब आता है कि इसके अलावा राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को उनके कदाचार, यानी जो उनका व्यवहार है उसको कदाचार के कारण भी उन्हें हटा सकता है, कदाचार के कारण। ठीक है, अब कदाचार कैसे सॉरी, किंतु ऐसे मामले, अब कदाचार सिंपल, तीन तो सिंपल थे कि दिवालिया हो गए या दूसरे कोई जॉब कर रहे हैं या शारीरिक रूप से असक्षम है, ये तीन कारण हो गए। इसके अलावा जो चौथा इंपॉर्टेंट कारण है, कदाचार के कारण भी उन्हें हटा सकते हैं। ठीक है, अब कैसे कदाचार के कारण, तो जब कदाचार के कारण जो है किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को, यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले राष्ट्रपति क्या करते हैं, ऐसे मामलों के लिए जांच होती है। ऐसे मामलों की जब जांच होती है तो जांच के लिए राष्ट्रपति जी उच्चतम न्यायालय को ऐसे मामले भेजते हैं। ठीक है, कि आप इसकी जांच कीजिए।
अब क्या करते हैं कि जब उच्चतम न्यायालय इसकी जांच करता है, जांच के बाद अगर वो है राष्ट्रपति को यह उन यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का समर्थन करता है या कहता है कि नहीं हटाया जाए, ये एकदम वाजिब है, सही है, ये कदाचार के कारण इनको हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटा देगा। ठीक है, यानी जब कदाचार के कारण जब अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है तो ऐसे मामले राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को भेजते हैं, जांच के लिए भेजते हैं, और जांच के बाद यदि उच्चतम न्यायालय ये कहता है कि इनको इनके पद से हटा दिया जाए या नहीं हटाने का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य हैं यहाँ पर। ठीक है, अनुच्छेद 143 में क्या है कि जब भी राष्ट्रपति को किसी भी सलाह की ज़रूरत होती है, संवैधानिक सलाह की ज़रूरत होती है, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं। ठीक है, 143 अनुच्छेद 143 के तहत, लेकिन वो बाध्य मानने के लिए बाध्य नहीं है। सलाह है उनको लगेगी तो ले सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है लेने की। लेकिन यहाँ वाली जो सलाह है इस पर वो मानने के लिए बाध्य है, उनको मानना ही पड़ेगा। अगर सलाह मांगी है, अगर वो दे रहे हैं सलाह, तो वहाँ पर मानने के लिए बाध्य होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न यहाँ एक बनता है और प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं और सदस्यों को किस तरह से या किस विधि से हटाया जा सकता है। तो आप इसको जो है ये प्रक्रिया आप इसको चारों पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, 50 शब्दों में लिखने का है, क्योंकि अब तो एमपीपीसीएस में जो शब्द सीमा है वो कम कर दी गई है, तो आपको जितना हो सके शॉर्ट में आपको मतलब शब्द सीमा के तहत ही आपको लिखना है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको मेंस में भी काम आएंगी। चलिए हम अगर अगला देखते हैं। अब आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके कार्यकाल के दौरान कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न सीएजी के द्वारा भी पूछा गया है, क्योंकि जितने संवैधानिक संस्थान हैं या संस्थाएं हैं उनमें जो उनके जो अध्यक्ष सदस्य होते हैं उनको कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त हुई है। यानी अगर वो उस पद पे नियुक्त हो गए हैं तो उनको कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उस पर आप चेंज नहीं कर सकते, यही उनकी स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों, ये प्रश्न आया हुआ था, ये चीज़ आप जो है ध्यान से देखेंगे। तो अब ये पहला जो पॉइंट है कि आयोग के जो अध्यक्ष है यानी यूपीएससी के जो अध्यक्ष या सदस्य हैं के वेतन में सभी वेतन भत्ते वेतन तथा सभी भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित हैं। ठीक है, मतलब इनको जो यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य हैं इनको सैलरी या वेतन भत्ते कहाँ से मिलते हैं, भारत की जो संचित निधि है उन पर भारित है, यानी वहाँ से मिलते हैं। इसलिए इसमें संसद इसमें मतदान नहीं कर सकता, यह उनकी स्वतंत्रता है। यानी एक बार पद में आ गए तो आप उन पे अब वेतन पे जो है किसी भी प्रकार का मतदान नहीं कर सकते आप। ठीक है, कि एक बार नियुक्त हो गए अब चलो इसमें हमको कम कर देते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, यही उनकी स्वतंत्रता है। ठीक है, दूसरी स्वतंत्रता क्या है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद भारत या राज्य के सरकार के अधीन किसी भी नौकरी का पात्र नहीं होगा। दोस्तों मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, स्वतंत्रता में तो आता ही है, साथ ही साथ ये प्रश्न अक्सर प्रश्न जो है ये पूछा जाता है कि क्या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद किसी भी अन्य नियोजन या नौकरी के पात्र है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यानी अगर जो भी व्यक्ति संयुक्त यूपीएससी का अध्यक्ष बनता है वो दोबारा एक दूसरे कार्यकाल नहीं कर सकता, और इसके जैसे रिटायर होगा वो किसी भी नौकरी या नियोजन सरकारी हो, किसी राज्य या भारत के अधीन किसी भी उसमें जो है वो पात्र नौकरी के पात्र नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे, पात्र नहीं होगा। चलिए थर्ड जो पॉइंट है कि आयोग के सदस्य, अब हमने अध्यक्ष की बात की कि अध्यक्ष बिल्कुल पात्र नहीं होगा, अब हम बात कर रहे हैं सदस्य के बारे में। आयोग के यानी आयोग का मतलब यहाँ यूपीएससी से है, आयोग के सदस्य अपने कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, अब जैसे मान लीजिए कोई आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष है, सॉरी सदस्य है, अब वो क्या कर सकता है, आयोग का सदस्य अपने कार्यकाल के बाद, जैसे जो सदस्य यूपीएससी के अभी 10 सदस्य हैं उनमें से मान लीजिए कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, अब क्या है जो सदस्य कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो क्या कर सकते हैं, वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं और किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन या नौकरी के पात्र नहीं होंगे, केवल दो ही चीज़ के पात्र होंगे, सदस्य, या तो मान लीजिए यूपीएससी का जो सदस्य है रिटायर हो गया तो वो यूपीएससी का अध्यक्ष बनेगा, और अगर अध्यक्ष नहीं बना तो किसी भी राज्य के जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष बन सकता है। इसके अलावा वो राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी भी अधीन किसी भी नियोजन पे वो पात्र नहीं होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को भी जो है आप ध्यान देंगे।
ठीक है। इसके बाद आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य दोनों ही, वो चाहें कि हम फिर से सदस्य अध्यक्ष चाहें हम फिर से अध्यक्ष बन जाएं तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और सदस्य चाहें कि हम फिर सदस्य बन जाएं वो भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सदस्य अध्यक्ष बन सकते हैं लेकिन दोबारा दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः सदस्य वो नहीं बन सकते हैं। ये सारी स्वतंत्रताएं हैं उनकी। ठीक है। 5वां नंबर स्वतंत्रता है, आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के नियुक्ति होने के बाद उनमें सेवा पत्र जो अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि एक बार अध्यक्ष और सदस्य यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए नियुक्त हो गए तो जो उनकी सेवा शर्तें हैं कि उनको इतने वेतन भत्ते इतनी चीज़ें सारी चीज़ें मिलेगी, उसमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी यानी उनको लाभ नहीं हो, पहले ऐसा हो उनको बताया गया कि ये चीज़ें मिलेगी बाद में उन पर कटौती करें, ये नहीं पॉसिबल नहीं है। यानी अलाभकारी परिवर्तन उनके पदावधि के दौरान नहीं किया जा सकता। सेवा शर्तों में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट अगला है और लास्ट है, आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को संविधान में दिए गए प्रावधानों के तहत ही राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है। ये एक प्रकार की एक ऐसी स्वतंत्रता है कि आप मनमानी तरीके से नहीं हटा सकते। जो संविधान में वर्णन किया गया है कि उनको किस एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को ही फॉलो करते हुए यूपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। इसलिए इनकी पदावधि की जो है ये सुरक्षा प्राप्त है। ठीक है। कि आपका मन हुआ कि ये हमें ठीक नहीं लग रहा है इनको हटा दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ये 6 की 6 स्वतंत्रता थी पदावधि के दौरान अध्यक्ष यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये प्रश्न आते हैं। इसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं इनके कार्य। यूपीएससी की जो अध्यक्ष ये यूपीएससी है ये आखिर कार्य क्या करती है। तो दोस्तों आयोग के कार्यों का उल्लेख अभी हमने बात की थी संविधान के अनुच्छेद 320 में किया गया है। तो सबसे पहला इसका जो है कार्य है सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन करना। यानी जो केंद्रीय जो सेवाएं हैं जो ए ग्रेड बी ग्रेड की हैं उनकी क्या करना है, उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन करना है। ये यूपीएससी का पहला कार्य है। दूसरा क्या है सॉरी भर्ती पदविधि पदोन्नति आदि पर सरकार को परामर्श देना है। यानी भर्ती कैसे होना चाहिए, किस तरह से उनको अपग्रेड किए, इन सबसे सारी चीज़ों पे सरकार को क्या करना है, ये परामर्श देना है। दोस्तों एक प्रकार की जो यूपीएससी है ये सलाहकारी निकाय है, ध्यान रखिएगा सलाहकारी निकाय है, यानी ये सलाह देना इसका काम है। ठीक है। यानी एक प्रकार कैसी है ये संवैधानिक निकाय तथा सलाहकारी प्रवृत्ति की है। ये चीज़ भी आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है, कोई बात नहीं है, यही सही समय है, घर पे रहिए और खूब पढ़िए। ठीक है। वैकेंसी बहुत जल्द आएगी जिससे मौका छूटने ना पाए। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि ये परामर्श देता है। नंबर 3 है कि अन्य कार्य जिसे राष्ट्रपति या राज्यपाल जिन्हें सौंपे या संसद या राज्य विधानमंडल विधि बनाकर सौंप सकते हैं। यानी कुछ ऐसे कार्य हैं जिसे राष्ट्रपति या राज्यपाल सौंप सकता है या संसद या राज्य विधानमंडल विधि बना के जो है इनको दे सकता है। इसके बाद जो है 4th नंबर है कि जो सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में पदोन्नति तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति जाने पर जो है, ठीक है, प्रतिनियुक्तियों के लिए अभ्यर्थी की उपलब्धता पर यह संबंधित विभाग पदोन्नति की सिफारिश करता है। और संघ लोक सेवा मतलब कहने का मतलब ये है 4th पॉइंट का कि संघ लोक सेवा आयोग मान लीजिए कोई भी सरकारी कर्मचारी जो यूपीएससी के द्वारा पास हुआ है तो अगर ये प्रतिनियुक्ति पे जाना चाहता है या एक सेवा से दूसरे सेवा में जाना चाहता है तो ये सारी चीज़ें का क्या कौन अनुमोदित करेगा, ये सारी चीज़ें अनुमोदन का काम है लोक सेवा आयोग का। ठीक है। 5वें नंबर का जो पॉइंट है भारत सरकार के अधीन काम करने के दौरान, ठीक है, व्यक्ति को हुई क्षति यानी कोई नौकरशाह है अगर भारत सरकार अधीन कोई काम कर रहा है और इस पर कोई क्षति होती है तो उसको पेंशन का दावा जो है वो कर सकता है। 6 नंबर का है कि सिविल सेवक जो अपने कर्तव्यों के निष्पादन के अंतर्गत उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा जो भी खर्च अदायगी आएगी उसका भी वो दावा कर सकता है। अल्पकालीन नियुक्ति 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से कम नहीं, 1 वर्ष से अधिक तक व नियुक्ति का नियमितीकरण से संबंधित नौकरशाहों की पुनर्नियुक्ति संबंधित मामले में जो है वो सुझाव देते हैं। ठीक है। अल्प नियुक्ति जैसे मान लीजिए कोई नौकरशाह है वो 1 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, उससे अधिक हो, और किस तरह से नियुक्ति की जाएगी अल्प नियुक्ति के लिए, इन सभी चीज़ों का जो है वो सुझाव देता है।
अगला आठ एट नेक्स्ट पॉइंट है, संघ लोक सेवा आयोग जो है हर वर्ष अपनी वार्षिक प्रतिवेदन या वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति उसे कहाँ, संसद के पटल पर रखवाता है, यानी संसद के दोनों सदनों में जो है ये रखवाता है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट किसे देता है, केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या संसद को। तो दोस्तों राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति के माध्यम से ये रिपोर्ट संसद के दोनों पटलों पर ये रखवाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लोक सेवा जो आयोग है में वर्गीकरण, वेतन या सेवाओं की स्थिति, कैडर, प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि जो है लोक सेवा आयोग ये काम नहीं करता है, बल्कि इसके लिए एक अलग विभाग है, कार्मिक विभाग, वो करता है। ठीक है, इसका मात्र काम है कि भर्ती करके दे देना, बाकी कैडर डिसाइड करना, प्रबंधन और उसका प्रशिक्षण करना, ये सारे वेतन, ये सारे काम दूसरे जो है विभाग, कार्मिक विभाग के द्वारा ये किया जाता है, ना कि लोक सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। इसीलिए किया गया है क्योंकि क्या होता है, हम जो कोई संस्था पढ़ रहे होते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कार्य वो नहीं करता है, हमें पता होना चाहिए कि कौन से कार्य नहीं करता है, क्योंकि अक्सर प्रश्न उसी से पूछे जाते हैं जो वो कार्य नहीं करता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, आयोग द्वारा निम्न कार्य नहीं किए जाते हैं। अब कौन कौन से कार्य नहीं किए जाते हैं, यानी आयोग का कार्य है ही नहीं है, यूपीएससी यानी लोक सेवा आयोग का ये कार्य है नहीं है। तो पहला कौन सा है कि जो पिछड़ी जातियों की नियुक्ति पर आरक्षण देने के मामले पर, माने कौन सी किसी भी जाति को आरक्षण देना है कि नहीं देना है, ये डिसाइड यूपीएससी नहीं करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के दावों को ध्यान में रखने हेतु, यानी ये काम भी यूपीएससी का नहीं है कि जो सेवा और पद हैं उसमें नियुक्ति के लिए जो एसटी एससी की जनजाति को दावा करें कि इसमें एसटी का है, ये इसमें एससी का है, तो ये भी दावा जो है यूपीएससी इसका काम नहीं करेगा। ये काम जो है दूसरे डिपार्टमेंट या सरकार के माध्यम से हो ये किया जाता है। ठीक है, ये यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ये कार्य नहीं किया जाता है। नंबर थर्ड है, आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता उच्च राजनयिक उच्च पद ग्रुप सी व डी सेवाओं के अधिकतर पदों में चयन संबंधित मामले, यानी आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता उच्च राजनयिक उच्च पद ग्रुप सी और डी की सेवाओं के अधिकतर पदों पर चयन संबंधित मामले इसके पास नहीं रहते हैं, यूपीएससी के पास। ठीक है, फोर्थ नंबर है, किसी पद के लिए अस्थाई, स्थायी नहीं, अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियां अगर वह एक वर्ष से कम हैं, कि अगर पद धारण करता है, यानी कोई ऐसी वैकेंसी है जो अस्थायी है और एक वर्ष से कम है, तो उसके लिए भी यूपीएससी काम नहीं करता, यानी उसके भी परामर्श नहीं देता, यानी उसके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, ये उसकी सीमाएं हैं, ये कार्य वो नहीं करता है। तो दोस्तों इस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण था ये यूपीएससी का ये पूरा टॉपिक, इससे अक्सर प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको एक बार से दो बार ज़रूर देखें वीडियो को, साथ ही अपना स्वयं का नोट्स बनाएं। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि इसकी स्वतंत्रता हो या इनकी जो है इनको हटाए जाने की जो विधि है, कार्य है, अक्सर प्रश्न यहाँ से बनते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो है निरंतर इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और अपना स्वयं का नोट्स बनाइए। नमस्कार।